नमस्कार बंधु, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। बंधु, हम लोग इस सीरीज़ में क्या जान रहे हैं कि किस चीज़ का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, वह है फ्रेजेस और क्लॉजेस का। फ्रेजेस और क्लॉजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड, हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस सीरीज़ में? हम लोगों ने सीखा नाउन कहते किसे है, काफ़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन हम लोगों ने लिया। हम लोगों ने ये भी लिया कि इसको कहाँ रखेंगे, इसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एक्सक्लूसिव चीज़ है, जो जिसे हम लोग बहुत ही कम किताबों में देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है कि नाउन का प्रैक्टिकल तरीके से आप कैसे पहचान करेंगे। यदि आप पहचान करेंगे तभी तो आप फ्रेजेस की पहचान कर सकेंगे, तभी तो आप क्लॉजेस की पहचान करेंगे और उसको उसी तरह से ट्रीट आप कर सकते हैं। फ्रेंड, हम लोगों ने नाउन, फ्रेजेस, नाउन, क्लॉजेस के बाद क्या लिया था? एडजेक्टिव फ्रेज लिया था। उसकी पहचान भी हम लोगों ने काफ़ी एक्सक्लूसिव तरीके से किया था और उसी के आधार पे हम लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेज को पहचाना। उसी के आधार पे हम लोगों ने एडजेक्टिव क्लॉजेस को पहचाना। हम लोग आज के इस वीडियो लेसन में जानेंगे काफ़ी डिटेल में किस चीज़ के बारे में? एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में। किंतु फ्रेंड, हम लोग आगे बढ़ने से पहले यह जान लें कि एडवर्ब कहते किसे है। फ्रेंड, हम लोग एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण को हम लोग हिंदी व्याकरण में इसी तरह से परिभाषित करते हैं कि क्रिया विशेषण एक उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो क्या जो एडवर्ब है अंग्रेजी का, वह अंग्रेजी व्याकरण में क्या जो एडवर्ब है वह सिर्फ और सिर्फ क्रिया की ही विशेषता बतलाता है? ऐसा नहीं है। तो किस तरह की बात है इसके साथ जुड़ी हुई? फ्रेंड, जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता तो बतलाता ही है, साथ ही साथ यह एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाएगा। साथ ही साथ यह एडवर्ब मतलब खुद की भी विशेषता बतलाएगा। फ्रेंड, हम लोग एडवर्ब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लेते हैं। अभी हमने क्या कहा कि अंग्रेजी में जो एडवर्ब है वह किसकी किसकी विशेषता बतलाएगा? वह वर्ब की विशेषता बतलाएगा। वह किसकी विशेषता बतलाएगा? वह एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा। वह किसकी विशेषता बतलाएगा? वह एडवर्ब की भी विशेषता बतलाएगा। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को कुछ सेंटेंसेस लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो एक वाक्य है आप लीजिए, जैसे कि ही रन्स स्लोली आप लेते हैं, ठीक है, ही रन्स स्लोली। यहाँ पर एडवर्ब कौन है? एडवर्ब जो होता है वह कैसे का जवाब होता है। वह दौड़ता है कैसे? तो स्लोली। ये जो स्लोली है यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। अब दूसरा वाक्य आप लीजिए। दूसरा वाक्य है ही इज़ वेरी गुड, ठीक है, ही इज़ वेरी गुड। और यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है? गुड है, ओके, ये गुड है। गुड की विशेषता कौन बतला रहा है? वेरी बतला रहा है। तो यहाँ पर जो वेरी है ये किसका जवाब है? वह अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है? हाउ मच, ठीक है। एडवर्ब जो है ना, सो हाउ मच का जवाब होता है। तो यहाँ पर एडवर्ब कौन है? ये वेरी एडवर्ब है, ठीक है, ये वाला एडवर्ब है। ये गुड क्या है? वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। अब एक और सेंटेंस आप ले लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? ही रन्स वेरी स्लोली, ही रन्स वेरी स्लोली। इसको लीजिए। हम लोगों ने जाना पहला वाला ही प्रॉब्लम में कि स्लोली कैसे का जवाब है, इस कारण से वो एडवर्ब होगा, ठीक है। और इस सेकंड वाले प्रॉब्लम में देखा था कि वेरी एक एडवर्ब है क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में देखेंगे कि स्लोली तो एडवर्ब है, लेकिन इस स्लोली को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये वेरी कर रहा है, जो कि खुद अपने आप में एक एडवर्ब है। इससे एक चीज़ साबित होती है कि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो इस कारण से हम लोग अंग्रेजी में देखते हैं कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई ना करके वह एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को और खुद को भी क्वालिफाई यह करता है। अब फ्रेंड, हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं जहां पर हम लोग एडवर्ब से रिलेटेड माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स लेने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, अभी जो हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि एडवर्ब उसे कहते हैं जो
कैसे का जवाब होगा। ठीक है, कैसे को हम लोग क्या कहेंगे, अंग्रेजी में हाउ कहेंगे। एडवर्ब हम लोग उसे कहते हैं जो कहाँ का जवाब होगा। जो भी कहाँ का जवाब होगा, जो भी फ्रेज हो, चाहे शब्द हो, चाहे क्लॉज हो, जो भी कहाँ का जवाब होगा, मतलब व्हेन वेयर का जवाब होगा, वह एडवर्ब कहलाएगा। और कोई भी शब्द या फ्रेज या क्लॉज जो कब का जवाब होगा उसे हम लोग एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, और या कोई भी शब्द या फ्रेज या क्लॉज जो क्यों का जवाब होगा वो भी हमारा एडवर्ब ही होगा। या कोई भी ऐसा एडवर्ब जो कितनी बार का जवाब होगा वो भी हम लोगों का क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। मतलब हाउ मेनी टाइम्स, ओके, हाउ मेनी टाइम्स। अब हम लोग जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। जैसे हाउ को हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। इसमें जनरली क्या होता है ना फ्रेंड कि इसमें ly अंत में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि हो गया स्लोली हो गया, ठीक है, ब्राइटली हो गया, इंटेलिजेंटली हो गया। इस तरह से जितने भी शब्द होंगे जिसका अंत ly से होगा वो सारे के सारे एडवर्ब कहलाएंगे और वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ये ly क्या है, एक सफिक्स है। कोई भी शब्द जो कहाँ का जवाब होगा वो भी हमारा एडवर्ब होगा। कहाँ, जैसे कि वह रहता है कहाँ, तब इन डेली यदि कहते हैं तो वह एडवर्बियल फ्रेज होगा, वो एडवर्ब होगा। वह कहाँ रहता है, जवाब आ सकता है यहाँ रहता है, जवाब आ सकता है वहाँ रहता है, हियर रहता है, देयर रहता है, यहीं कहीं रहता है, हियर अबाउट्स हो जाएगा। पता नहीं कहाँ रहता है तो नोवेयर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वे सब सारे हमारे एडवर्ब ही कहलाएंगे। और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। और कब का जो जवाब होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। और जो क्यों का जवाब होगा वो एडवर्ब ऑफ रीज़न कहलाएगा। और ये जो है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, कितनी बार। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे किसका, कब का, व्हेन का। जैसे कि वह कब आता है, तब यदि हम लोग कहते हैं सुबह में आता है तो सुबह में एडवर्ब हो जाएगा। वह कब आता है, 2 बजे आता है, एट 2 o'clock कहेंगे तो एट 2 o'clock वहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। वह कब आता है, वह तो अभी ही आता है तो नाउ भी हमारा एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, वह कब आता है, वह आज आता है। आज टुडे भी जो हम लोग लगाएंगे वो टुडे भी क्या होगा, वो हम लोगों का एडवर्ब कहलाएगा और ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग एडवर्ब ऑफ रीज़न के बारे में जानेंगे जो क्यों का जवाब होता है। जैसे कि वह कब टहलने के लिए जाता है और क्यों टहलने के लिए जाता है, कब टहलने के लिए जाता है तो वो भी हमारा एडवर्ब कहलाएगा। और जब क्यों का जवाब आए तो वो भी हम लोगों का एडवर्ब ही कहलाएगा। जैसे कि वह टहलने जाता है क्यों, फॉर गुड हेल्थ, तो फॉर गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाता है तो ये फॉर गुड हेल्थ जो आएगा ये हमारा एडवर्ब ही कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी क्यों का जवाब होगा, जो भी रीज़न आप देते हैं, तो जितने भी तरह के रीज़न होंगे वे सारे के सारे हमारे एडवर्ब्स ही होंगे। ठीक है, फॉर अ वॉक भी होगा, मैं यहाँ पर आया हूँ टहलने के लिए तो आई हैव कम हियर फॉर अ वॉक। तो फॉर अ वॉक जो कह लेंगे या देखेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो ये एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा क्योंकि यह कोई रीज़न को शो करता है। ठीक है, अब कितनी बार का जो भी जवाब होगा, हाउ मेनी टाइम्स का जो भी जवाब होगा, चाहे वो शब्द हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो, वो सारे के सारे आपके एडवर्ब्स ही कहलाएंगे। जैसे कि वह कितने बार बोलता है, वह एक बार बोलता है। एक बार का इंग्लिश क्या होता है, वंस, तो ये वंस हमारा एडवर्ब कहलाएगा। वह कितनी बार बोलता है, 2 बार बोलता है, ट्वाइस। ठीक है, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितने भी होंगे इस तरह के वे सारे के सारे आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। तो फ्रेंड आप लोगों ने यहाँ पर जाना कि
एडवर्ब्स की पहचान आप कैसे करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब फ्रेज किसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस को। हम लोग हियर यहाँ देख रहे हैं वो एडवर्ब्स है, लेकिन हियर को हम लोग दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, एट दिस प्लेस। तो हम लोग एट दिस प्लेस यदि कहते हैं तो वह फ्रेज कहलाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप अपनी भाषा में फ्लेक्सिबिलिटी या लोच लाना चाहते हैं तब आप ये नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल करिए, यदि ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये इस्तेमाल करिए। ओके, बस मैं यहाँ पर डिफरेंस यह बता रहा हूँ कि आप ये दोनों ही चीज़ें जो देख रहे हैं वे एडवर्ब्स है, लेकिन थोड़ा नेचर में डिफरेंस क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो ये एडवर्ब्स है एक शब्द वाला और ये फ्रेजेस है एक से ज़्यादा शब्द वाला। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए देयर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, एट दैट प्लेस कह सकते हैं, वह वहाँ रहता है, ही लिव्स देयर, आप उसको आप ऐसे कह सकते हैं, ही लिव्स एट दैट प्लेस। ओके, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा और दोनों एडवर्ब्स होंगे। आप स्लोली का सब्स्टिट्यूट क्या दे सकते हैं, एट अ स्लो पेस, मतलब धीरे धीरे। फ्रेंड, जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वह हिंदी में पूर्वक का सेंस देता है, या से जिसमें भी आप लगा हुआ देखते हैं तो वो समझिए कि वो एडवर्ब का ही अर्थ देने वाला होगा। जैसे कि वह धीमी पूर्वक टहलता है तो ही वॉक्स स्लोली। ठीक है, वह धीमी गति से टहलता है तो वहाँ पर ही वॉक्स स्लोली लगाएंगे, मतलब से अगर रहेगा तो समझना है कि वह एडवर्ब होगा, पूर्वक रहेगा तो समझिए वो एडवर्ब होगा। क्लियर। अब क्लॉकवाइज को हम लोग दूसरे शब्दों में मतलब फ्रेज के रूप में हम लोग कैसे कह सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटर्स ऑफ ए क्लॉक। ओके, घड़ी के सुई के दिशा में को हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे। यही आप उल्टा कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज तो घड़ी के दिशा के विपरीत, घड़ी के पॉइंटर्स के विपरीत दिशा में, तब वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। येस्टरडे को हम लोग लास्ट डे कह सकते हैं, टुमारो को हम लोग नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे कहेंगे, नाउ को हम लोग एट दिस टाइम कहेंगे, देन को हम लोग एट दैट टाइम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने डिफरेंस क्या जाना, एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस के बीच में। ओके, अब हम लोग जानते हैं कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जैसे विथ माइट एंड मेन, इसका हिंदी होता है पूरी ताकत से। जैसे कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने पूरी ताकत से लड़ाई किया, तब कहेंगे इंडियंस फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश विथ माइट एंड मेन। ओके, तो विथ माइट एंड मेन यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज हुआ। ओके, बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। अंग्रेज भारत से बोरिया बिस्तर के साथ भागे चले गए, तब कहेंगे द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। फ्रेंड, इससे बैग एंड बैगेज पर एक जो है ना एडवर्बियल फ्रेज से रिलेटेड एक कॉमन एरर आता है एग्जाम में, के साथ का सेंस देने के लिए विथ लगा करके प्रॉब्लम देता है। ऐसा हो सकता है कि द इंग्लिश लेफ्ट द कंट्री इंडिया विथ बैग एंड बैगेज, जो कि गलत होगा। ओके, बैग एंड बैगेज अपने आप में एडवर्बियल फ्रेज है, इसके साथ किसी भी तरह का कोई भी प्रीपोजिशन लगाने का मतलब हुआ कि वहाँ पर कॉमन एरर करना। ठीक है, तीसरा क्या है, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मतलब होता है बड़े जोरों से, जैसा कि यहाँ पर आप हिंदी मीनिंग देख पा रहे हैं। इन फुल स्विंग जैसे कि कोविड के बाद हमारी जो क्लासेस है वह काफ़ी ज़ोरों से चल रही है, तब कहेंगे आफ्टर द कोविड पैंडमिक आवर क्लासेस आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट को देख रहे हैं क्या, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल, ये इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ हिंसात्मक रूप से। तब इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी हिंसात्मक रूप से, बोथ वर क्वारलिंग विथ ईच अदर टूथ एंड नेल। ठीक है, बोथ वर क्वारलिंग टूथ एंड नेल विथ ईच अदर, ऐसे ये थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बाद वाला सेंटेंस आपका शुद्ध है। ठीक है, बोथ वर क्वारलिंग टूथ एंड नेल विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये हुआ टूथ एंड नेल का हिंदी रूप, और ये टूथ एंड नेल का एडवर्बियल फ्रेज है। यहाँ पर भी क्या है ना कि एग्जाम में कॉमन एरर देता है विथ टूथ एंड नेल करके, जो कि गलत होगा। हम लोग अगला एडवर्बियल फ्रेज को देखते हैं, वो क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है बड़ी तेजी से।
भारत बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, तब कहेंगे इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, नेक्स्ट है इन द 11th आवर। इसका मतलब क्या है? अंतिम समय पर। आप अंतिम समय पर आए इसलिए खाना खत्म हो गया। ओके, यू हैव कम इन द 11th आवर, दैट्स वाई द मील इज़ फिनिश्ड। ऐसे आप एक ऐसे ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। आप एट टाइम्स को देखिएगा, इसका मतलब होता है रुक रुक कर, जैसे कि बारिश रुक रुक कर हो रही थी। इट वॉज रेनिंग एट टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड आपने जाना एडवर्बियल फ्रेजेस के बारे में और उसके उसके अर्थ। हम लोग अब कुछ सेंटेंसेस में एडवर्बियल फ्रेजेस का इस्तेमाल देखेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? आई फिनिश द टास्क बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग मतलब होता है तुरंत, शीघ्र, विदाउट डिले, सून। ओके, यहाँ पर हो गया मैंने काम को ख़त्म किया तेज़ी से, जल्दी। ओके, यहाँ पर कैसे ख़त्म किया आपने टास्क को? बहुत जल्दी से ख़त्म किया। तो कैसे का जवाब बिफोर लॉन्ग दे रहा है, इस कारण से बिफोर लॉन्ग क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। नेक्स्ट को देखिएगा, आई डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट एट लेंथ। मैंने प्रोजेक्ट का वर्णन किया, कैसे? विस्तार से। तो एट लेंथ का यहाँ मतलब हो गया विस्तार से। और यह एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि कैसे का यह भी जवाब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वी शुड कीप स्टैंडिंग इरेक्ट इन द टीथ ऑफ एनी स्टॉर्म। इन द टीथ ऑफ एनी स्टॉर्म का मतलब होता है के अगेंस्ट में, ओके, के ऑपोजिशन में, के खिलाफ में। ओके, यहाँ पर तब मीनिंग क्या दे रहा है कि हम लोगों को किसी भी तूफान हो, आंधी तूफान के अगेंस्ट में सीधा खड़ा रहना चाहिए। मतलब कोई भी परेशानी के खिलाफ हमें सीधे खड़ा रहना चाहिए। तो ये हो गया सी का अर्थ, और इसमें एडवर्बियल फ्रेज क्या हुआ? कैसे खड़ा रहना चाहिए? इन द टीथ ऑफ एनी स्टॉर्म। ओके, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। और अगला जो है आप सेंटेंस देख रहे हैं क्या? डू फेवर मी नाउ और नेवर। आप मेरा फेवर करें, आप मेरा हेल्प करें, या तो अभी करें या कभी भी नहीं करें। मतलब अर्जेंटली यहाँ पर हेल्प करने की बात की जा रही है। इस सेंटेंस में अर्जेंटली फेवर करने की बात की जा रही है। तो नाउ और नेवर का मतलब होता है अर्जेंटली, ऑन एन अर्जेंट बेसिस। ठीक है, तो फ्रेंड यह रहा एडवर्ब से रिलेटेड और एडवर्ब फ्रेजेस से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारियाँ। आशा करते हैं कि आप अब एडवर्ब से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। यदि किसी भी तरह का कोई डाउट आपको लग रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर आप क्वेश्चन पूछें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। फ्रेंड, हम लोग अगले वीडियो लेसन में क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? हम लोग जानेंगे अगले वीडियो लेसन में एडवर्ब क्लॉज के बारे में। एडवर्ब क्लॉजेस किसको कहते हैं और किस तरह से एडवर्ब क्लॉज की पहचान करेंगे। हालांकि मैंने पहचान करने का तरीका बतला दिया, यदि आप उसे समझ गए हैं, उस फंडामेंटल चीज़ को समझ गए, वो है जो एक्सक्लूसिव जो तरीका मैंने बताया कि जो भी शब्द या फ्रेज या क्लॉज कैसे का जवाब होगा वह एडवर्ब होगा, जो कहाँ का जवाब होगा वो एडवर्ब होगा, जो कब का जवाब होगा वो एडवर्ब होगा, जो क्यों का जवाब होगा वो एडवर्ब होगा, जो कितनी बार का जवाब होगा वो एडवर्ब होगा। तो इतनी ही तरह से आप अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी दिए गए सेंटेंसेस में, यदि एडवर्ब होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा, तब आप आसानी से उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड, हम लोग अगले वीडियो लेसन में चलेंगे जहाँ पर हम लोग जानेंगे एडवर्बियल क्लॉजेस के बारे में काफ़ी डिटेल में। Wish you all the best. Thank you very much.